हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं बेटा बेसिक मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर और आज उसका लास्ट सेक्शन हम करेंगे जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हमें मिलने वाले हैं। बिल्कुल आसान है, उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। उनकी स्टेटमेंट को बस थोड़ा सा इलेबोरेट करके कहानी के रूप में आपको दे दिया जाता है और स्टैंडर्ड के बच्चे भी इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ बेसिक वाले क्वेश्चंस स्टैंडर्ड में 100% आ सकते हैं। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। ये 4 नंबर का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 36 है। इंग्लिश में भी बताऊंगी। एक मोटर बोट की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को धारा के अनुकूल जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक लगा। पहले इसी बात को समझना है भाई। जब हमारा पानी चल रहा है, ये हमारा पानी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारी ये कोई अपनी मोटर बोट है। क्लियर है? अब क्या होता है कि पानी भी इधर जा रहा है और बोट भी इधर जा रही है। पानी की स्पीड मान लिया कि x किलोमीटर पर आवर है और बोट की स्पीड इन्होंने बता रखी है जो कि है 20 किलोमीटर पर आवर। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब पानी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो 20 की स्पीड तो भाई हमने लगा दी और पानी भी अपने साथ चीज को बहा कर लेके जाता है। तो बोट की स्पीड 20 ना रहकर 20 + x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, जिसे हम धारा के अनुकूल बोलते हैं, यानी कि पानी के साथ साथ। इंग्लिश में इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम स्पीड। क्लियर है? लेकिन अगर आपका पानी तो इस तरफ जा रहा है और आप अपनी बोट को इस तरफ ले जा रहे हो, तो फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, वाटर रेजिस्ट करेगा उस चीज को कि भैया मैं तो इधर जा रहा हूं, तुम बोट को इधर लेके जा रहे हो, तो वो स्पीड को कुछ ना कुछ कम करेगा। तो अगर आप 20 की स्पीड से बोट को चला रहे हो तो वो स्पीड 20 नहीं रह जाएगी, वो स्पीड 20 - x किलोमीटर पर आवर रह जाएगी, क्योंकि पानी रोकने की कोशिश करेगा, अपने फ्लो के साथ ले जाने की कोशिश करेगा, बोट इधर जाने की कोशिश करेगी। इसे इंग्लिश में अपस्ट्रीम स्पीड बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट जिन बच्चों को क्लियर है उन्हें इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात? अब भाई एक बात और समझो, जब हम पानी के अगेंस्ट जा रहे हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। पानी आप अपने घर में भी करके देख सकते हो। एक बड़े से बर्तन में आप क्या कर सकते हो कि भाई पानी बड़े से बर्तन में या टंकी हो कोई आपके घर में, तो उसमें पानी है, तो उसमें बोट डाल के देखना, जिधर पानी जा रहा है उधर बोट जल्दी जाएगी और उधर उल्टी तरफ लेके जाना चाहोगे तो नहीं जाएगी। पतंग के साथ भी ऐसे ही होता है, हवा के साथ ज़्यादा तेजी में जाती है, हवा के विपरीत उड़ाओगे तो नहीं उड़ पाएगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ आ रही है मेरी बात? दूसरी बात यह है कि अगर हम अगेंस्ट चलेंगे, अगर हम अगेंस्ट वाटर चलते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगेगा, और पानी के साथ साथ चलेंगे तो हमें टाइम कम लगेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यही सारी बात ये हमें बता रहा है कि 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने से 1 घंटा अधिक लगा की तुलना में, अगर वो उल्टा जाता है तो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। इसी स्टेटमेंट को अब हम इंग्लिश में देखते हैं। अब इंग्लिश में देखते हैं इसी स्टेटमेंट को। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ मैं। ये देखो, सेम बात देखो, यहाँ पर ये दिखा भी रखा है इसने। द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर फॉर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर की दूरी है जिसको उन्होंने कवर करना है। द बोट टुक 1 आवर मोर फॉर अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम जाने में कम लगेगा, अपस्ट्रीम जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। क्लियर हो गया? अब ये कहता है कि इन बातों पर आपने फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर देना है। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम माने नदी, नदी की स्पीड अगर x किलोमीटर है तो फाइंड द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अपस्ट्रीम। हिंदी में देखें तो माना धारा की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल मोटर नाव की गति ज्ञात कीजिए, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर रखी है। ये रही धारा के प्रतिकूल। समझ में आ गई बात? कितनी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी 20 - x। क्लियर हो गया भाई? मोटर बोट की गति 20 है, पानी की गति वाटर स्पीड x है, तो धारा के अगेंस्ट जाने में, अपस्ट्रीम जाने में जो स्पीड है वो हो जाएगी 20 - x किलोमीटर पर आवर। सिंपल। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। गति, दूरी और समय के बीच क्या संबंध है? इंग्लिश में देखें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम।
इस रिलेशन को याद करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पहले एसटीडी हुआ करती थी जिनसे हम कॉल करते थे, तो आप एसटीडी ऐसे लिखो, तो ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब इसने स्पीड पूछा है तो स्पीड इधर रह जाएगी, इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि गति बराबर है दूरी बटे समय। बसों में आप लिखा भी देखते होंगे, आप नोटिस बोर्ड पे भी देखते होंगे कि मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर ऊपर है, आवर नीचे है, तो दूरी ऊपर है और टाइम नीचे है। हो गया। थर्ड क्वेश्चन पर, थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। बिल्कुल सिंपल था, इन दोनों मीडियम को समझ में आ जाना चाहिए ये मेरे अकॉर्डिंग। अब इसके थर्ड पार्ट पे आ जाओ। धारा की गति के लिए द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ये है अब आपका मेन क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स का है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ द करंट। करंट की स्पीड के लिए, करंट की स्पीड कितनी है, x है, यानी x की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने, जो द्विघात समीकरण बनाना है, वो क्या बनेगा। तो अब आप इस बात पे फोकस करो कि जो प्रतिकूल जाने में समय लग रहा है, जो प्रतिकूल जाने में वो समय लग रहा है, वो अनुकूल समय से 1 घंटा ज़्यादा है। क्लियर है। अपस्ट्रीम टाइम जो है वो डाउन स्ट्रीम टाइम से 1 घंटा ज़्यादा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। ये मैंने दोनों की दोनों स्पीड यहाँ लिख दी हैं। आपकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 किलोमीटर है। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। अगर मैं बात करती हूँ, एक बार इधर कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और अब देखते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ धारा के अनुकूल समय की, है, धारा के अनुकूल जो हमारी स्पीड थी वो कितनी थी, 20 × x। अनुकूल का मतलब आप समझ रहे हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो हमारा जो टाइम लगेगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 15, स्पीड कितनी है 20 + x। आप इसको t1 नाम दे दो, या आप इसको td भी डाउन स्ट्रीम स्पीड भी कह सकते हो। और अब जब मैं अपस्ट्रीम की बात करती हूँ, यानी कि धारा के प्रतिकूल जाने की बात करती हूँ, तो मेरी दूरी 15 किलोमीटर है, स्पीड मेरी 20, ये देख लो यहाँ पे ये मार्क कर रखा है मैंने, दिख रहा है 20 - x किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें जो टाइम लगेगा वो होगा दूरी बटे में गति, डिस्टेंस बाय स्पीड। सिंपल सा है, इतनी कोई इंग्लिश इसमें है नहीं। तो ये जो है हमारा धारा के प्रतिकूल है, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में, और ये कम लग रहा है। तो t2 - t1 1 के इक्वल हो जाएगा। t2 की वैल्यू कितनी है, 15/20 - x, और ये है 15/20 + x इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर दो, आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एज एलसीएम आ जाएगा। 20 - x से 20 - x कट गया, 15 15 के ब्रैकेट में आएगा 20 + x, और यहाँ 15 के ब्रैकेट में आएगा 20 - x, यस, इज इक्वल टू 1, है ना। ऊपर आ जाएगा 300 + 15x और -300 + 15x। इसको राइट में ले जाओ, a + b का लगा दो, a + b a - b का फॉर्मूला लगा दो, तो 400 - x²। तो ये देखो 300 से 300 आपका कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में 15 और 15 ये हो जाएगा 30x इज इक्वल टू 400 - x²। सब कुछ लेफ्ट में ले आओ, x² + 30x - 400 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और ये आपका थर्ड पार्ट का जो अपर वन है, जिसमें इंटरनल चॉइस नहीं है, ऊपर वाला, उसका आंसर आ जाएगा कि इसके लिए द्विघात समीकरण क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। और इसी में एक इंटरनल चॉइस दी गई कि धारा की गति क्या है। गति का मतलब x की वैल्यू, यानी यहाँ तक तो जाना ही पड़ेगा, तो वो हमें लंबा पड़ेगा, बट मैं ये भी आपको समझाऊंगी जरूर। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कर लेना है सॉल्व, तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। तो ये है x² + 30x - 400 इज इक्वल टू 0। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 30 आना चाहिए, गुणा करें तो 400, तो 40 और 10 की जो गुणा होती है वो 400 होती है, 40 में से 10 माइनस करोगे तो 30 आता है। तो ये बन जाएगा x² + 40x - 10x - 400 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में से x कॉमन ले लो, x = 40, इन दोनों में से 10 कॉमन ले लो, तो x = 40 बराबर है 0।
x जमा 40 को कॉमन ले लो तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 10 बचेगा इज इक्वल टू 0। एक बार हम x जमा 40 को 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 10 को। यहाँ से x की वैल्यू -40 आएगी और यहाँ से 10। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्पीड नहीं हो सकती। तो जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कितनी हो जाएगी, धारा की गति हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका पहला केस स्टडी क्वेश्चन था और मैं होप करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37। स्कूल खेल समिति ने छात्रों और कर्मचारियों के लिए खेल दिवस पर टी शर्ट के लिए लोगो डिजाइन करने के लिए 4 छात्रों का चयन किया। लोगो एक सिंबल लग जाता है टी शर्ट पर। लोगो डिजाइन चित्र में दिए अनुसार है। चित्र कहाँ है, चित्र ये रहा। मतलब ये तो टी शर्ट है, देखो थोड़ा जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा आप देखें इसको अच्छे से। इनकी सबकी पीडीएफ है और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे पेपर की पीडीएफ भी डाल दूंगी। तो ये देखो आपको ये वाइट कलर की टी शर्ट दिख रही है और इस पर ये लोगो बना हुआ है जो कि ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। इस तरह का लोगो किसी बच्चे ने बनाया है। समझ गए, लोगो का मतलब साइन, ठीक है। और चित्र में दिए गए चित्र में केंद्र O वाला वृत्त त्रिभुज ABC में इस प्रकार अंकित है कि भुजाओं AB, BC और CA को DEF पर स्पर्श करता है। दिख रहा है भाई, ये तो ट्रायंगल है ABC और इसके अंदर ये सर्कल है जो यहाँ D पे, E पे और F पे इसको टच कर रहा है। बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अभी मैं एक बात और बताऊंगी इसमें आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भुजाओं AB, BC और CA की लंबाई 12, 8 और 10 है, वो हम नोट कर लेते हैं। AB की लंबाई 12 है, AB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और AC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया। 12, 8 और 10 है, 12, 8 और 10 है, ठीक है। ये गड़बड़ होगी, 12, 8 और 10 है, ये 8 है और ये हमारा 10 है। ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर है और AC हमारा 10 सेंटीमीटर है। देख लीजिए CA की लंबाई 10 है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब मैं नेक्स्ट पेज पर इस क्वेश्चन को करवाऊंगी। अब ये कहता है कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। AD की लंबाई बताओ, BD की बताओ, CF की बताओ, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बताओ और ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इंग्लिश मीडियम के लिए और इसको अभी हम देख लेते हैं फटाफट। टी शर्ट को हम हाइड कर देते हैं और इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द स्कूल स्पोर्ट्स कमेटी सिलेक्टेड 4 स्टूडेंट्स टू डिजाइन लोगो फॉर द स्पोर्ट्स डे। उन्होंने 4 स्टूडेंट्स को कहा कि भैया आप लोगो बनाओ, टी शर्ट पर लगाना है। द लोगो डिजाइन इज गिवन इन द फिगर। फिगर आपके सामने है। ओ सेंटर है जो कि एक ट्रायंगल के अंदर, ओ सेंटर वाला सर्कल है जो ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, उसके अंदर है और ये टच कर रहा है AB को D पर, BC को E पर और उसको F पर। और इन साइड्स की जो लेंथ है वो 12 है, BC की 8 है और उसकी 10 है। अब हमें इन क्वेश्चंस का यहाँ आंसर देना है। अब यहाँ एक चीज़ मिसिंग है क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन मैं CBSE स्टूडेंट्स को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो हमारे पास जो सर्कल का जो रेडियस है ना वो इसमें गिवन नहीं है और उसमें आपको सर्कल का रेडियस गिवन है। तो यहाँ मैं इसको मिस प्रिंटिंग कहूँगी। तो आप यहाँ पर सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर लेकर चलेंगे। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से। सेम क्वेश्चन मैंने CBSE स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को सॉल्व करवाया हुआ है। क्लियर है। CBSE के सैंपल पेपर में भी यही क्वेश्चन था, तो वहाँ आपका रेडियस 4 सेंटीमीटर था। ये मिस प्रिंट है। फाइनल एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएंगे मेन क्वेश्चन पे। AD BD की लंबाई हमने बतानी है। ये AD है, इसको अगर मैं x मान लूँ तो ये जो BD है ये 12 माइनस x रह जाएगा क्योंकि ये पूरी लेंथ कितनी है, 12 है। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि किसी सर्कल पर आउटर पॉइंट से जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, टेंजेंट्स खींचे जाते हैं, तो उनकी लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है ये बात। अब ये A पॉइंट है और यहाँ से AF और AD दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं, तो AF और AD दोनों बराबर होंगे तो दोनों x हो जाएंगे। क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये पूरी लंबाई 10 है और AF कितना है, AF कितना है, x है, तो CF कितना हो जाएगा, 10 माइनस x। ये सब आप अपना लिख लेना। अब C पॉइंट से जो दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं CF और CE, वो दोनों भी बराबर होंगे और वो दोनों कितने हो जाएंगे, 10 माइनस x हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है मेरी बात। अब इधर देखो, BD
और BE भी बराबर होंगे। BD की लंबाई 12 माइनस एक्स है तो BE की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 12 माइनस एक्स। अब एक बात ध्यान से सुनो, इसकी CE की जो CB की, अब जो BC की या CB की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। BC कैसे बन रहा है, BE जमा CE, BE जमा CE करोगे तो 8 आ रहा है। BE की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस एक्स है। CE की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू 8। 12 और 10 22, 22 माइनस 2x इज इक्वल टू 8। 2x को उधर ले जाओ, 8 को इधर ले आओ, तो 22 माइनस 8 बराबर है 2x। 22 में से 8 घटाओगे 14 बराबर है 2x। 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 7 आ गई तो सब कुछ आ गया। क्लियर है भाई। इसने पूछा था AD की लेंथ बताओ और हमने AD को x माना था और x की वैल्यू 7 आ चुकी है, तो इसका आंसर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपने BD की लेंथ बतानी है। BD कहाँ है भैया, ये BD है, तो BD कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स, यानी 12 में से 7 गए तो 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। CF की लेंथ बताओ, ये भी बेहद आसान है। CF तो यहीं पर मैं करा देती हूँ, CF होगा 10 माइनस एक्स यानी 10 माइनस 7 यानी 3 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, अब मैं यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ, चलो OA और B, ये है बेटा, दिख रहा है ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हाइट है क्योंकि यहाँ ये टेंजेंट है और टेंजेंट पर जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो हमें ट्राइंगल OAB का एरिया निकालना था। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं और यहाँ मैं आपको कराती हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस दिख रहा है, बेस है हमारा AB और हाइट है हमारी OD। AB की वैल्यू 12 है, OD मैं बता चुकी हूँ, रेडियस है जो गिवन नहीं है वो 4 आ जाएगा। 2 6 जा 12 और भैया ये 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और अब बच जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो कि हमारा लास्ट पार्ट है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। जब हमें ABC का एरिया निकालना है, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा क्लीन करके इसी स्लाइड पर मैं आपको बता देती हूँ। ABC को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, क्योंकि ABC की हाइट तो हमें पता नहीं है। एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया और एक ये हो गया, 3 ट्रायंगल बन गए। देखो, एक ये रेड वाला, एक ये ब्लू वाला जिसका एरिया अभी मैंने निकाला है, और एक ये ग्रीन वाला। अगर इन तीनों के एरियाज को मैं ऐड कर दूं तो पूरे के पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात भाई? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल और जमा त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। अब सभी से ना, यहाँ जो ये लंब डलेगा ये रेडियस होगा और ये 4 होगा। यहाँ से जो ये लंब डलेगा ना ये रेडियस होगा टेंजेंट के टचिंग पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, स्पर्श बिंदु पर। क्लियर है? तो जल्दी से पूरा करवा देती हूँ। ये हो जाएगा AB इंटू OD। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? AB तो बेस हो गया, OD परपेंडिकुलर हो गया। अब इधर वाले ट्रायंगल पे आ जाओ तो ये बनेगा 1/2 AC इंटू OF आ जाएगा। इसको भी मैं थोड़ा यहाँ से साफ कर देती हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। और तीसरे ट्रायंगल पे आ जाओ तो 1/2 इंटू BC इंटू OE। अब ये सारे के सारे तो 4 हैं तो बिल्कुल आसान है। 1/2 ये 12 हैं, ये 8 है और ये 10 है, तो 1/2 इंटू 12 इंटू 4 प्लस 1/2 AC कितना है 10 इंटू 4 और प्लस 1/2 BC कितना है 8 इंटू 4। क्लियर हो गया? इनको सोल्व कर दो। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, इतना तो हिंदी मीडियम वालों को भी समझ आ रहा होगा। 2 छिक्के 12 और ये सारा जब हम करते हैं तो ये सोल्व करोगे तो ये बन गया 24 जमा 20 जमा 16 और भाई 20 और 20 40 और 10 50 और 10 60 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा।
60 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। सेंटीमीटर गिवन है, यस सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर कंप्लीट ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? आपको समझ में आई? इसकी बजाय इसका थर्ड का जो अपर पार्ट था वो ज़्यादा ईजी था। इन दोनों में से कोई एक ही आपने करना है, और दे रखा है ना, पहला जरूर करना है, पहला जरूर करना है, दूसरा जरूर करना है, और इन दोनों में से कोई एक करना है। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये है बच्चे प्रैक्टिस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल वर्बल होते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। एक सप्ताहांत, सप्ताहांत में वीकेंड पर, वीक के अंत में, सप्ताह के अंत में जॉनी अपने परिवार के साथ ताश खेल रहा था। डेक में 52 पत्ते हैं, सबको पता है 52 होते हैं। उसके भाई ने एक पत्ता निकाला। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता, फेस कार्ड की प्रायिकता, पान का गुलाम और लाल रंग का फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता ज्ञात करो। इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल नहीं सकता। ये सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में। ऑन ए वीकेंड जोनी वाज प्लेइंग विद हिज फैमिली, द डेक हैज 52 कार्ड्स, इफ हिज ब्रदर ड्रू 1 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, है ना। और फिर है फेस कार्ड और जैक ऑफ हार्ट्स और रेड फेस कार्ड। तो बिल्कुल सिंपल सा है, मैं जल्दी से बता देती हूँ। पहला भाग हम यहाँ ले लेते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो 1 नंबर का है, पूरी डिटेल की जरूरत भी नहीं है। वैसे कुल पत्ते 52। लाल रंग का बादशाह, तो मैंने मान लिया कि माना E1 बराबर है लाल रंग का बादशाह आना, लाल रंग का बादशाह प्राप्त करना, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो E1 के पक्ष में परिणाम, मैं हिंदी में बता रही हूँ, अभी मैं इंग्लिश में भी बता दूंगी इसको सेम को, फिर बाकी पार्ट्स में डायरेक्ट करूंगी। तो लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं? अब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले पहले देख लें। रेड, किंग ऑफ रेड कलर, 4 किंग होते हैं, जिनमें से 2 अपने रेड कलर के होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता क्या हो जाएगी? E1 के पक्ष में परिणाम या E1 के पक्ष में पत्ते बटे में कुल पत्ते, जो कि हो जाएगा 2/52 यानी कि 1/26। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ऐसे ही लिखेंगे कि लेट E1 बी द इवेंट ऑफ, E1 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड किंग, गेटिंग अ रेड किंग। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू E1, ठीक है। फेवरेबल, FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम्स टू E1 कितने हो जाएंगे? 2। टोटल कार्ड्स लिख लेना 52, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स 2/52, 1/26। तो ऐसे मैंने लॉन्ग के मेथड से भी आपको बता दिया, बाय चांस बीच में जब आता है आपका। और अब मैं इनको वर्बल कराऊंगी। फेस कार्ड मिलने की प्रायिकता, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। 4 किंग के वाले पत्ते, कार्ड सीख लो थोड़े दिनों के लिए। 4 क्वीन और 4 जे यानी जोकर वाले, जैक वाले पत्ते, तो 12 होते हैं। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 12/52। जिन्हें डिवीजन आता है तो मिनिमम फॉर्म में कन्वर्ट करके आना, 4 × 12 और 3/13। तीसरे पार्ट पे आ जाओ। पान का गुलाम एक ही होता है। 4 सूट होते हैं, 4 सूट होते हैं, चारों का एक एक जे होता है। ये रहा जैक ऑफ हार्ट्स, पान का ये पत्ता हो जाता है ना, ये वाला पत्ता पान का हो जाता है इस तरह का। तो इसमें जैक यानी जे के कितने पत्ते हैं? एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52, यानी कि पान के गुलाम की जो प्रायिकता है वो 1/52 है। और लाल रंग का फेस कार्ड, जो अभी मैंने 12 फेस कार्ड बताए हैं, उनमें 6 लाल होते हैं, 6 ब्लैक होते हैं, 6 रेड 6 ब्लैक, 6 लाल 6 काले। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है थर्ड के और पार्ट की वो हो जाएगी 6/52, 2 3 जा और 26। तो इससे आसान क्वेश्चन आपको कोई मिल नहीं सकता। पहले पार्ट में मैंने सारे मेथड आपको बता दिया कैसे राइट करना है। तो ये बेसिक वाले बच्चों का कंप्लीट सैम्पल पेपर था, प्रैक्टिस पेपर था। और मैं ये बता दूं कि यही पेपर मैंने CBSE के, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने CBSE के स्टैंडर्ड में भी बच्चों को कराए हैं। तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस है नहीं। स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी इस पेपर को ज़रूर देखें। और अगर लेक्चर पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो ज़रा शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। डाउट्स मुझसे आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी और टेलीग्राम पर भी। थैंक यू।